Hello, my dear students. I Akhilesh Singh. As you know that I am a PGT Biology, and today we are going to discuss a very interesting topic, and this topic also is related with today's scenario because at that time Corona is on peak, and the one thing of our body which prevent us and this is the immunity. So today's topic is immunity. So we are now move towards our topic immunity. What is immunity? Immunity is the ability of the body to fight against the disease. इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी का डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करना, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करना। तो एक्चुअली हम लोग क्लास 9th और 10th में भी इम्यूनिटी पढ़े हुए होते हैं। तो कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी का मतलब है कि बॉडी में कुछ बनेगा, हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाएगी, सिर्फ वही इम्यूनिटी है। तो ऐसा नहीं है। आज हम आपको पूरा इम्यूनिटी बताएंगे और एक्चुअली ये टॉपिक जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मेनली क्लास 12th को लेकर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में इम्यूनिटी क्या है। वो हर थिंग जो हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करती है, वो सब कुछ इम्यूनिटी है। अगर हम सिंपली बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें हमारी स्किन आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, और यह हमारी इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो एक्चुअल में अगर हम सिंपली बोले तो टू टाइप की इम्यूनिटी होती है। वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट को हम नेटिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं और एक्वायर्ड को एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स बोले, ऐसी इम्यूनिटी जो हम बर्थ के साथ ही हमें मिली हुई होती है, बाय बर्थ हमारे अंदर होती है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और ऐसी इम्यूनिटी जो हम अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं, हम उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब कि अगर हम सिंपली बोले कि अगर हमारी बॉडी, जैसे एक एग्जांपल देते तो आपको समझ में आएगा कि सपोज क्या हुआ कि ऐसी प्रिकॉशन जो हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते, जैसे आपने चाय पिया और आपको मालूम नहीं था कि चाय गर्म है या ठंडा है, आपने जैसे पिया और आपका होंठ जल गया, तो अगली बार आप क्या करते हो? अब आपके सामने अगर ठंडी चाय हो तो भी आप फूक फूक कर पीते हो। तो मतलब आपने उस कंडीशन से सीखा कि नहीं भैया, जो भी चीज मिलेगी उसको फूक कर पीना है, वरना डैमेज हो सकता है माउथ को। तो वैसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कि लाइफ में हमें कोई डिजीज हुई और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट जो भी एंटी वायरल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लिया, तो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और अगर हम सिंपली बोले तो द इनेट इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, नॉन स्पेसिफिक टाइप एंड स्पेसिफिक टाइप, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो ऑफ टू टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इस टॉपिक पे हम आगे बढ़े तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको वो जानना बहुत जरूरी है, और जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको ये जानना इसलिए जरूरी है। जब हम बायोलॉजी में दो टर्म यूज करते हैं, एक्टिव और पैसिव, तो बायोलॉजी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ एक्टिव है उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। पैसिव मतलब वर्क नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दे आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि सेल को कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करना हो तो सेल को वर्क करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़े, सेल को कुछ करना पड़े। सिंपल टर्म में सेल अगर कुछ करती है वो सब कुछ एक्टिव है, और अगर सेल को, हमारी बॉडी को कुछ भी रेडीमेड बाहर से मिल रहा है, अपने आप हो रहा है, वो सब कुछ पैसिव है। ये एक जो है कॉमन सा टर्म था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मालूम भी हो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी।
इनेट इम्यूनिटी में माइक्रो एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं, फैगोसाइट्स होती हैं, ठीक है, एनके सेल्स होती हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो वर्क करती हैं वो बी लिम्फोसाइट वर्क करती हैं, टी लिम्फोसाइट वर्क करती हैं, इफेक्टर टी लिम्फोसाइट होती हैं, इफेक्टर टी बी लिम्फोसाइट होती है, एंटीबॉडीज होती है। ये सारे के सारे एडॉप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी हम बिल्कुल का सिंपल सिलसिलेवार तरीके से इन टॉपिक्स को आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। कुछ लोगों के मन में एक टॉपिक होगा शायद, क्योंकि अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा, पेडिग्री एनालिसिस, वो थोड़ा सा टॉपिक रह गया है। एक्चुअली वो बोर्ड पर समझाने वाला टॉपिक है और इसीलिए उस टॉपिक का कुछ पार्ट रह गया। तो लेकिन आज ये हम खाली बैठे थे तो मुझे लगा कि कोई टॉपिक कवर करना चाहिए, इसलिए इम्यूनिटी कवर किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बोर्ड का यूज़ नहीं करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इनेट इम्यूनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज द नेटिव इम्यूनिटी, दिस इज द नेटिव इम्यूनिटी। और अगर हम सिंपली बोले तो जो हमारा जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप है उसके थ्रू हमें ये मिलती है। और अगर हम सिंपली बोले तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय prior contact with immunization and it may be again specific or non-specific. Specific means particular to specific pathogen से प्रिवेंट कर रही है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कोई माइक्रोब्स या इस तरीके से जो भी हो, उस पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, उससे हमें ये क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। इतनी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें इम्यूनिटी अगेन इज क्लासिफाई ऑन द लेवल ऑफ स्पीसीज और इंडिविजुअल। स्पीसीज जैसे एंटायर ह्यूमन स्पीसीज इज रेजिस्टेंस टू प्लांट पैथोजन। बड़ी खास बात है, मतलब कि प्लांट का जो पैथोजन है वो प्लांट पर डिजीज कॉज करेगा, ह्यूमन पर डिजीज कॉज नहीं करेगा। एक थिंग होती है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी की बात करते हैं, पर्टिकुलर रेस ऑफ दैट स्पीसीज आर रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेग्रोइड स्पीसीज इन यूएसए इज मोर प्रोन टू टीबी देन कैसियन स्पीसीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग इंडिविजुअल, इट इज एविडेंट फ्रॉम स्टडीज ऑन ट्वेन सिमिलर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस और सब्सिडेबिलिटी टू टीबी और लेप्रोसी। एक आदमी को टीबी हो सकता है, एक आदमी को नहीं हो सकता है। इंडिविजुअलिटी, कई बार ऐसा होता है कि आप टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आए, जरूरी नहीं कि आपको टीबी हो, तो ये हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी टॉपिक में आपको लगे कि ये टर्म समझ में नहीं आया, आप लोग बता सकते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन से फैक्टर हमारी इनेट इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। एज बहुत बड़ा फैक्टर है और हमें ये मालूम भी है कि अच्छा, हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं तो एज एक बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, धूप में खेलते हैं, मिट्टी में खेल लिए, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन अभी हमारी एज तो हम थोड़ा उनसे कम कॉन्शियस होते हैं। मतलब कॉन्शियस का इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि उनके कंपैरिजन में हम जल्दी थक जाएंगे, जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। और ओल्ड एज पर्सन की बात करें, बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो एज कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी को। जो यंग जनरेशन है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है कंपेयर टू जो हमारी ओल्ड जनरेशन्स हैं। जैसे हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक इन न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक होता है। एट इज लैक डेवलप इम्यून मैकेनिज्म टू एक्सप्रेस द डिजीज। तो स्टार्टिंग में ये एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, शायद हो सकता है आपको मालूम हो, बड़ा सिंपल सा टर्म है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आजकल कोरोना में भी ये टर्म चल रहा है कि जो कोरोना के कुछ पेशेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उस बंदे को डिजीज हो चुकी है लेकिन एक्चुअल में उस डिजीज के सिम्टम्स नहीं शो हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी की आई में प्रॉब्लम है, आई साइट में प्रॉब्लम है, कुछ भी वीक हो रही है आई साइट, तो बहुत सारे लोगों के हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो हेडेक इज अ सिम्टम। तो हमें पता चल जाता है कि अरे भाई हेडेक हो रहा है, और हम सिंपल सी बात है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा आई टेस्ट करेगा और आई टेस्ट करने के बाद क्या होगा, डॉक्टर हमें दवाई दे देगा। लेकिन पता चला कि जिनकी आई साइट वीक हो रही है और उनको हेडेक भी नहीं हो रहा है,
तो अगर उनको हेडेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उन्हें सिम्टम जनरेट नहीं हो रहा। तो हेपेटाइटिस बी छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि बहुत सारे बच्चों को हेपेटाइटिस बी होता है लेकिन उनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बताते जाइएगा। तो ये तो हो गई एज की बात। आगे नेक्स्ट हार्मोन्स। जैसे बहुत सारे हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो हार्मोन्स के कारण भी अफेक्टेड होती है। और जैसे कि मैं बात करूं हार्मोन्स, अगर हम सिंपली बात करें जैसे कि एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज मेलिटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रीनल डिसफंक्शन, ये सारे के सारे हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन में एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से ये होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर ये हो जाता है तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी में। न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल बताया भी जा रहा है कि विटामिन सी लेना चाहिए हमें लार्ज क्वांटिटी में। और ये सिट्रस फैमिली के जो हमारे खट्टे जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं उन सब में विटामिन सी होता है, और ये मिर्च में भी विटामिन सी होता है। तो हमें विटामिन सी लेना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो ये कुछ बात हो गई हमारी किसकी, इम्यूनिटी की। अब अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ डिफेंस होता है। लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो लाइन ऑफ डिफेंस उसी तरीके से है, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। तो अगर हम सिंपली बोले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे एक सिंपल सी बात होती है कि आपके मोहल्ले में लड़ाई हुई या मान लिया आपके घर में लड़ाई हुई, तो घर में लड़ाई होती है तो दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो तीसरा सुलझाने आता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस। मतलब आपके और आपके भाई की लड़ाई हुई या आपके और आपकी बहन की लड़ाई हुई तो क्या होगा, दूसरा भाई या दूसरा बहन उसको सुलझाने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस। उससे नहीं सुलझता तो क्या होता है, फिर जाते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पास। किसके पास, मम्मी पापा के पास पहुंचते हैं। फाइनल डिफेंस कि भैया लड़ाई शांत नहीं हो रही, आपको शांत करानी है। वैसे हमारी बॉडी में जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो हमारी बॉडी टू टाइप से उसको डिफेंस करती है, जिसको हमने कैटेगराइज किया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। अगर अब हम बात करें कि कौन हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन डिफेंस में वर्क करता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते हैं ना कि बॉर्डर पर बीएसएफ लगी है। बीएसएफ का मतलब क्या होता है, बीएसएफ वो पोस्ट होता है जो सबसे पहले बॉर्डर पर खड़ी होती है, सबसे पहले उसको सामना करना है। उसके बाद फिर हमारे अदर फोर्सेस है वो वर्क करते हैं। वैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले आप सोचिए क्या 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 कौन आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो सकता है। और उसका बड़ा आसान सा जवाब है आपकी स्किन। स्किन फर्स्ट लाइन डिफेंस बीएसएफ की तरह वर्क कर रही है आपके बॉडी में। सोचिए कई बार चोट लग जाती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमसे बोलते कि अपना घाव जो है उसको खुला मत रखिएगा। कभी सोचा कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं कि घाव खुला मत रखिएगा? क्योंकि घाव मतलब बुंड्स। बुंड्स का मतलब ही है कि आपकी बॉडी में ये वो एरिया हो गया यहां से एंट्री हो सकती है। सबको मालूम होगा कि पुराने टाइम में आपने बहुत सारी मूवीज भी देखते होंगे, जो किले की दीवार होती है बड़ी मजबूत बनाई जाती थी। बहुत सारे लोगों ने अभी रामायण देखी होगी, अभी रिसेंटली आई थी। उसमें भी यही होता कि रावण कहता कि ना मेरे किले की जो दीवारें हैं उनको कोई भी भेद नहीं सकता। और सच्चाई भी होती थी, उनका गेट होता था, जो उनकी दीवार होती थी उसको कोई भेद नहीं सकता था। भेद इन द सेंस कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। हमारी बॉडी किला मान लीजिए और हमारी स्किन क्या मान लीजिए, दीवार मान लीजिए। फर्स्ट लाइन डिफेंस है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले एंट्री को अगर कोई प्रिवेंट करता है सॉरी, तो वो आपकी स्किन प्रिवेंट करती है। और इसीलिए जब बुंड्स होता है तो डॉक्टर्स हमें क्या बोलते हैं, इस बुंड्स को ओपन मत रखना भैया। क्यों नहीं रखिएगा? क्योंकि ये बुंड एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और कुछ लोगों को मालूम होगा बीटाडीन लगाते हैं उस बुंड पर भी, डिपॉजिट द बीटाडीन अराउंड दिस बुंड। व्हाई? कुछ लोग समझते हैं कि बीटाडीन ये बुंड्स को जल्दी क्योर कर देगा, हीलिंग कर देगा। आपको मालूम है कि बीटाडीन कोई हीलिंग नहीं करता। तो जब बीटाडीन कोई हीलिंग नहीं करता तो भैया बीटाडीन लगाते क्यों हैं?
बीटाडीन एक्चुअल में एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरिया की एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसीलिए उसको कवर अप करते हैं कि भैया ये जो रास्ता है इस पर बीटाडीन लगा दिया ताकि बैक्टीरिया की एंट्री बॉडी के अंदर ना हो सके। तो एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, आपकी स्किन के थ्रू आपकी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। फिर और कहां से एंटर करेगा? फिर एंट्री पॉइंट्स की अगर हम बात करें, माउथ है हमारा, हमारी नोज है, हमारे आईज हैं, हमारे टीयर्स हैं और हमारी स्किन पर भी पोर्स हैं। तो अगर हम सिंपली बोले तो एक होते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। आपको मतलब हमारी नोज में म्यूकस होता है। ये सारे के सारे एंटी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया स्किन और म्यूकोसा प्रिवेंटल एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस हो गया। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया, अब वर्क करेगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सारी की सारी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि अब आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी का कंटेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, एंटीबॉडीज है, सेल है, फैगोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फो, ये सारे के सारे आ गए। भैया मैं आ गया, क्योंकि अब तो इन्फेक्शन हो गया, फर्स्ट लाइन डिफेंस फेल हो गया, तो अब किसको वर्क करना पड़ेगा? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को वर्क करना पड़ेगा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक कवर अप करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो इपिथेलियल सर्फेसेस हैं, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे ब्लड एंड टिश्यूज में, माइक्रोबल एंटागोनिज्म होता है, सेलुलर फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, फीवर होता है, एक्टिवेट फेज प्रोटीन होते हैं, ये सारी की सारी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। इपिथेलियल सर्फेसेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मैकेनिकल बैरियर है, ये मैकेनिकल बैरियर इसलिए बोला क्योंकि सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। तो अगर हम सिंपली देखें तो बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी शो करती है हमारी स्किन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट, हमारा जो स्वेट होता है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, सीबेसियस सेक्रेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सीबेसियस ग्लैंड होती है वो अपने सेक्रेशन करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं और उसमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके के सब्सटेंसेस भी लिटिल बिट अमाउंट में होते हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की बात करें अगर हम, जैसे कि नोज एनाटॉमी की बात करें, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल। सबको मालूम हो कि हमारी नोज में हेयर होते हैं, कभी कुछ लोग लगता है यार क्या ये तमाशा है ना, नोज में हेयर है। भैया फिल्टर है, ये फिल्टर और नेचुरल फिल्टर है जो आपकी एयर को एयर से डस्ट को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। कि उसमें म्यूकस है वो डस्ट की एंट्री को नहीं डस्ट की एंट्री को आगे की तरफ मूव नहीं करने दे रहा। एंड दूसरी थिंग, इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब्स को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सेल्स भी होते हैं हमारे इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, जैसे कि आपके माउथ में भी सलाइवा होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। कई बार आपको मालूम हो कि आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा और आपने पढ़ा कि आपके स्टमक में HCl सेक्रेट होता है। सोचा कि HCl का काम क्या होता है? एक तो HCl का काम होता है कि भैया एंजाइम को एक्टिवेट करना है, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करना है, प्रोरैनिन को रैनिन में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा भी काम होता है उसका। इसके अलावा काम होता है कि जो आपने बाई चांस खाना खाया और उसमें माइक्रोब्स हैं, तो HCl तो आप समझ ही सकते हैं, किंग ऑफ एसिड के बाद नाम आता है उसका HCl का, PH2 होती है उसकी, और आप समझ सकते हैं कि HCl के कांटेक्ट में आएगा तो उसको होगा क्या। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा कंजक्टाइवा होता है, फ्लशिंग एक्शन ऑफ लैक्रिमल सेक्रेशंस होते हैं, जो हमारा कंजक्टाइवा है ये आई में, ये जो इसमें टीयर सेक्रेट होता है, इसमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। फ्लेमिंग्स ने इसको डिस्कवर किया था और ये क्या करता है कि जो भी हमारी आइज में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसको त्राही त्राही मचा देता है, उसको ख़त्म कर देता है, सिंपल सा समझो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा यूरिन होता है उसमें भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए जिंक होता है, एसिडिक कंडीशन होती है वेजाइना में, ठीक है। तो ये सारी की सारी थिंग्स हैं जो हमारी बॉडी में क्या कर रही हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क कर रही हैं और इम्यूनिटी की तरह वर्क कर रही हैं। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट,
हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे टिश्यूज में, जैसे बीटा लाइसिन, बेसिक पॉलीपेप्टाइड, ल्यूकिन्स, प्लेकिन्स होता है प्लेटलेट्स के पास, ल्यूकिन्स होता है ल्यूकोसाइट्स के पास, हमारी मसल्स टिश्यू के पास लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरफ्रॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के पास, जो हमें हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस से।